दोस्तों, आज की कहानी बर्फ से ढके एक छोटे शहर की है जहां छुट्टियां मनाने आए लोगों की जिंदगी एक डरावनी रात में बदल जाती है। जहां स्नो हॉलो सिटी में एक रहस्यमय वेयरवुल्फ का आतंक फैल जाता है जिससे शहर के पुलिस अफसर भी इस केस को सुलझाने में डरने लगते हैं। लेकिन एक बहादुर अफसर उस खौफनाक हमलावर का सामना करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक कहानी। कहानी की शुरुआत बर्फ से ढकी ठंडी पहाड़ियों से होती है जहां कपल पीजे और उसकी गर्लफ्रेंड ब्रियने छुट्टियां मनाने आए थे। दिन भर उन्होंने स्नो से ढके खूबसूरत स्नो हॉलो टाउन की सैर की। फिर शाम होते ही वे दोनों पास के एक छोटे गर्माहट भरे बार में डिनर के लिए पहुंचे। टेबल पर बैठकर वे पूरे दिन की मस्ती याद करते हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक पीजे की नजर बार के कोने में पड़ी जहां दो आदमी जोर जोर से बहस कर रहे थे। माहौल एकदम से तन गया। ब्रियने थोड़ी घबरा गई, लेकिन पीजे को लगा कि यह सही मौका है ब्रियने को इम्प्रेस करना, तो वो बेफिक्र होकर उस आदमी से झगड़ने लगा। तभी उस झगड़ालू आदमी के साथी ने उसे शांत कराया और दोनों वहां से चले गए। डिनर का माहौल अचानक अजीब और भारी हो गया। ब्रियने ने नाराज होकर पीजे को डांटा। उसकी नाराजगी देखकर पीजे का गुस्सा उतर गया और उसने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांग ली। डिनर के बाद दोनों अपने केबिन लौटे जहां वे ठहरे हुए थे। खास बात यह थी कि आज पीजे ब्रियने को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। इसी बीच पीजे अपनी प्रपोजल की तैयारियों में जुट गया, जबकि ब्रियने केबिन से थोड़ी दूर जाकर पॉल नाम के शख्स का घर ढूंढ रही थी। पॉल इस इलाके में टैक्सीडर्मी करने वाला इकलौता आदमी था। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है जानवरों की खाल निकालकर उनका स्टैचू बनाना, और मजेदार बात यह थी कि जिस कैबिन में वे ठहरे थे वो भी पॉल का ही था। ब्रियने वापस लौटने के बाद दोनों बाहर गर्म पानी के टब में बैठे और एक दूसरे के साथ प्यार भरा लम्हा बिताया। कुछ देर बाद पीजे अंदर गर्म पानी से नहाने गया और वहीं ब्रियने अभी भी बाहर बैठी थी। तभी उसने अचानक भेड़िए जैसी डरावनी आवाज सुनी। उसने चारों तरफ देखा और जो उसने देखा उसे देखकर वो डर के मारे जम सी गई। उसी समय पीजे ने भी वही अजीब आवाज सुनी। वो बाथरूम से बाहर निकला और ब्रियने को पुकारने लगा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। जब वो केबिन से बाहर गया तो जो नजारा उसके सामने था उसे देखकर पीजे की पांव तले जमीन खिसक गई। सामने ब्रियने की लाश बुरी तरह फटी पड़ी थी और पास ही किसी बड़े जानवर के विशाल पंजे के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। अगले दिन हम जॉन नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं। जॉन पिछले 3 साल से शराब की लत से जूझ रहा था। पहले वो हर काम शराब पीकर ही करता था, लेकिन जब से उसने रिहैबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन किया उसने शराब पूरी तरह छोड़ दी थी। हालांकि शराब छोड़ने के बाद भी वो अक्सर गुस्से में रहता और छोटी छोटी बातों पर जल्दी चिढ़ जाता। इसी गुस्से और बुरी आदतों की वजह से उसका तलाक हो चुका था और अब वो अपनी बेटी जेना के साथ रह रहा था। लेकिन जेना भी जॉन के साथ ज्यादा खुश नहीं थी। वो जल्द ही अपने नए कॉलेज में शिफ्ट होने वाली थी। तभी जॉन का फोन बजा। अफसर ने तुरंत उसे एक क्राइम सीन पर बुलाया। जॉन जैसे ही क्राइम सीन पर पहुंचा उसने देखा कि वहां उसके पिता हेडली, जो स्नो हॉलो सिटी के पुलिस चीफ थे, वहां मौजूद थे। साथ ही कई अन्य पुलिस अफसर भी इकट्ठा थे और उसकी पार्टनर जूलिया भी वहीं खड़ी थी। इतने सारे पुलिस अफसरों को देखकर जॉन समझ गया कि वहां जरूर कुछ बड़ा हुआ है। जल्दी ही उसे पता चला कि ब्रियने की बॉडी के कुछ हिस्से गायब थे, जिसमें उसका प्राइवेट पार्ट भी शामिल था। अगर ये बात बाहर चली जाती तो पूरे शहर में हंगामा मच जाता, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं चाहती थी। स्नो हॉलो सिटी में हॉलिडे सीजन शुरू होने वाला था, जो इस शहर की मुख्य आमदनी का स्रोत था। अगर लोग इस घटना के बारे में जान जाते तो टाउन में कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए पुलिस ने फैसला किया कि इस बात को पब्लिक से छुपाया जाएगा। तब हमने क्राइम सीन पर पॉल को देखा, जो पुलिस पर चिल्ला रहा था। वो अपने कैबिन की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले उसे वहां जाने से रोक रहे थे। वही जॉन के पिता हेडली ने जॉन से कहा कि उन्होंने इतना भयानक मर्डर पहली बार देखा था और वो इसके सदमे में थे। दरअसल वो पहले से ही हार्ट पेशेंट थे। जॉन उनकी हालत देखकर डर गया कि कहीं उसके पिता को दोबारा हार्ट अटैक ना हो जाए। उसने फैसला किया कि पिता पर ज्यादा बोझ न डाले और खुद ही ये केस संभाले। वहीं दूसरी तरफ जूलिया उन हंटर्स से बात कर रही थी जिन्होंने पिछली रात पीजे के साथ झगड़ा किया था। हंटर्स ने उसे बताया कि पीजे बहुत गुस्से वाला आदमी था। अब पीजे पर पुलिस को भी शक होने लगा था। पुलिस ने काफी कोशिश की कि इस मर्डर केस की खबर शहर में न फैले, लेकिन फिर भी किसी तरह ये जानकारी बाहर पहुंच गई। इसके साथ ही अफवाहें फैलने लगीं कि इस भयानक मर्डर के पीछे कोई वेयरवुल्फ का हाथ हो सकता है। इस अफवाह से पूरा शहर में डर का माहौल फैल गया और पुलिस भी चिंतित हो उठी। लेकिन जॉन को इस तरह की अफवाहों पर यकीन नहीं था। उसके मन में बातें क्लियर थी कि यह मर्डर किसी इंसान का ही किया गया था, ना कि किसी वेयरवुल्फ का। उसने ठान लिया कि वो इस केस को खुद सुलझाएगा, लेकिन उसकी टीम चाहती थी कि यह केस FBI को सौंप दिया जाए। लेकिन जॉन ने गुस्से में बोल दिया कि यह केस सिर्फ स्नो हॉलो के पुलिस वाले ही सुलझाएंगे। इसी बीच हम एना से मिलते हैं। एना एक स्की इंस्ट्रक्टर थी। दिन भर लोगों को स्की सिखाने के बाद वो अपनी शिफ्ट खत्म कर घर लौट रही थी। उस रात पूरा चांद आसमान में चमक रहा था और हर चीज चुपचाप और शांत लग रही थी। जैसे ही एना अपनी कार की ओर बढ़ी, उसने दूर से कुछ अजीब आवाज सुनी। वो रुक गई और उस दिशा में देखने लगी।
लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो कार तक पहुंची वही आवाज फिर से आई, वो भी करीब से। जैसे ही ऐना ने उस दिशा में देखा, अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ बड़ा उभरा। डर के मारे वो दौड़ पड़ी और अपनी कार में छिपने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वो सुरक्षित नहीं थी। भागते भागते वो गिर गई और तभी वो भयानक प्राणी उस पर टूट पड़ा। उसकी जबरदस्त ताकत ने ऐना का एक हाथ उखाड़ लिया। अब प्राणी पूरी तरह सामने था, लंबा, बालों से ढका और भेड़िए जैसा सिर लिए हुए। असली वेयरवुल्फ जैसा दहाड़ के साथ उसने ऐना पर हमला किया और बेरहमी से उसकी जान ले ली। अगले दिन सुबह पुलिस को फिर से कॉल आया। जॉन तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचा और जो दृश्य उसने देखा वो डरावना और दर्दनाक था। इस बार भी पिछली मर्डर केस की तरह विक्टिम ऐना की बॉडी से उसके प्राइवेट पार्ट्स गायब थे। पुलिस इस बार भी हैरान रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि ये अपराध किसने किया। अब 2 रातों में लगातार 2 मर्डर हो चुके थे। शहर में लोगों के बीच चर्चा होने लगी, आखिर ये काम कौन कर रहा है। कुछ लोग अभी भी मान रहे थे कि ये किसी वेयरवुल्फ का काम है, लेकिन जॉन के मन में इस बात का कोई शक नहीं था। उसे अभी भी यकीन था कि ये किसी इंसान या शायद किसी सीरियल किलर का काम है। अगले दिन वो मरने वाले की याद में हुई सभा में गया। वहां मौजूद लोग उसे घूरते हुए पूछने लगे, पुलिस आखिर क्यों कुछ नहीं कर रही। घर लौटकर जॉन सीधे अपने किचन में गया। जनता और अपने सीनियर्स के लगातार दबाव के कारण वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने किचन की शेल्फ से बियर की बोतल निकाली और फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। अगले दिन जूलिया अपनी चिंता दिखाते हुए कुछ चीजें लेकर जॉन के पास गई। जॉन अब थोड़ा शांत था। वही उसके पिता ने सुझाव दिया कि किसी जानवरों के विशेषज्ञ को बुलाया जाए ताकि पता चल सके कि क्या यह हमला किसी जानवर ने किया है या नहीं। लेकिन जॉन अब भी मानता था कि यह कोई जानवर नहीं कर सकता, ये किसी सीरियल किलर का काम होगा। तभी उन्हें एक खबर मिली कि बो नाम के ऑफिसर ने अफवाह फैला दी थी कि यह खून करने वाला कोई वेयरवुल्फ है। बाद में बो खुद जॉन के पास आया और माफी मांगने लगा, लेकिन जॉन इतने गुस्से में था कि उसने बो को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। अब जॉन के गुस्से और दृढ़ संकल्प ने साफ कर दिया था कि वो इस केस को अपने तरीके से ही सुलझाएगा। जॉन ने सबको समझाते हुए कहा, देखो, वेयरवुल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती, इसे अपने दिमाग से निकालो और काम पर लग जाओ। लेकिन जूलिया ने जॉन को उन मारे हुए शरीरों की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में लिखा था कि पीड़ितों की बॉडी पर सच में भेड़िए के पंजों के निशान थे। साथ ही बॉडी के पास भेड़िए के बाल भी मिले थे। ये सब देखकर जॉन के मन में शक बढ़ गया। जॉन घर गया और अपनी बेटी जेना को समझाया कि वो सावधान रहे और ज्यादा देर तक घर से बाहर ना रहे। जेना अपने पिता की थकान और तनाव देखकर सीरियस होकर बोली, पापा, शहर की सुरक्षा केवल आप पर नहीं है। जॉन ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। अगले दिन जॉन कार में जूलिया के साथ था। रास्ते में उसने जूलिया से पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि यह सब किसी वेयरवुल्फ का काम हो सकता है? भले ही सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जूलिया ने सिर हिलाया, हाँ, हो सकता है। उसी पल अचानक किसी ने उनकी कार पर जोर से कुछ फेंका। जॉन ने तुरंत ब्रेक मारी और कार किनारे लगाई। दोनों तेजी से बाहर निकले और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक भेड़िया एक ट्रेलर की ओर जा रहा था और कुछ ही पलों बाद एक अनजान आदमी उसी ट्रेलर के अंदर अवैध पदार्थ का सेवन करता हुआ दिखाई दिया। कुछ समय बाद जॉन और जूलिया पूछताछ के लिए पीजे के घर पहुंचे। पीजे पुलिस की बार बार की पूछताछ से तंग आ चुका था। ये देखकर जूलिया ने अपना लहजा नरम किया और पूछा कि क्या उसे मर्डर वाली रात कुछ अलग दिखा था। लेकिन पीजे ने सिर हिलाकर कहा कि उसे उस रात की कोई खास बात याद नहीं है। दोनों के पास अब पूछने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वे लौटने लगे। जाते जाते पीजे ने अचानक गुस्से में जॉन की ओर देखते हुए कहा, अगर कभी वो कातिल तुम्हारे हाथ लग जाए तो उसे गिरफ्तार मत करना, उसके चेहरे पर गोलियां मारना, तब तक मारना जब तक गोलियों के पार जमीन न दिखने लगे। इसके बाद हमने लिज नाम की औरत को देखा जो एक होटल में अपनी बेटी के साथ खाना खाने बैठी थी। तभी एक अनजान आदमी उनके पास आकर कैजुअल बात करने लगा। बातचीत के बीच अचानक वो उनकी बाहर खड़ी कार का जिक्र करने लगा। लिज को यह बात बेहद अजीब लगी और उसकी सहजता तुरंत बेचैनी में बदल गई। संदेह गहराते ही लिज ने क्लर्क से पुलिस को बुलाने को बोला, लेकिन तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। होटल की घटना के बाद लिज सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां उसने ऑफिसर्स को उस अजनबी आदमी का पूरा हुलिया बताया और फिर शुरू होती है टाउन के लोगों से पूछताछ। इस पूछताछ में हमने पॉल और हंटर को भी देखा। हालांकि सबसे कई सवाल पूछे गए, लेकिन उस अजनबी का कोई ठोस पता नहीं चल पाया। इसी बीच जॉन को खबर मिली कि उसके पिता हेडली की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। ये सुनते ही जॉन घबराकर उनके पास पहुंचा। डॉक्टर ने हेडली को सख्त आराम और बेड रेस्ट की सलाह दी, लेकिन हेडली अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने को तैयार नहीं था। ये सुनकर जॉन और तनाव में आ गया। गुस्से और डर के मिले जुले भाव में उसने अपने दिल की बात निकाल दी। मैं हर रात डर के मारे उठ जाता हूँ, सोचता हूँ कि कहीं किसी ने ये खबर न दी हो कि आप अब नहीं हैं। उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट की, प्लीज अब इस केस को छोड़ दीजिए और आराम कीजिए। लेकिन हेडली ने शांत स्वर में पर पूरी दृढ़ता से कहा कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं।
दूसरी ओर लिजिस अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी और आज भी रात का पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। तभी अचानक रास्ते में एक हिरन कार के सामने गिर पड़ा। लिज ने तुरंत कार रोक दी और गन लेकर बाहर निकली, लेकिन वहां जाकर देखा कि हिरन मर चुका था और उसके शरीर पर खून से सना इंसानी हाथ का निशान था। उसी वक्त उसकी बेटी की चीखें गूंज उठी। जैसे ही लिज पलटी, उसने देखा कि एक भयानक दैत्य समान प्राणी गाड़ी के पास खड़ा था। डर के मारे लिज ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। प्राणी ने बिजली की तरह उस पर हमला किया और उस रात दुर्भाग्य से लिज और उसकी बेटी दोनों की जान चली गई। अगले दिन जॉन क्राइम सीन पर पहुंचा। उसने देखा कि हिरन की खाल कुछ जगहों से उखाड़ दी गई थी। गुस्से और दुख से भरा जॉन फिर से एक अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। घर लौटकर उसने देखा कि उसकी बेटी सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। ये देखकर उसने उसे उठाया और अपने कमरे में सुला दिया। फिर जॉन किचन में गया और बियर पीने लगा। अंदर से खुद को दोषी और बेबस महसूस कर रहा था। नशे के असर में उसने माउथ वॉश तक पी लिया। जब वो फिर से किचन में जा रहा था, उसका सिर अचानक माइक्रोवेव से टकराया। संतुलन खोकर वो चूल्हे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह हम फिर से वही अनजान आदमी को देखते हैं, जो अब किसी को जला रहा था और उसके हाथ पर भेड़िए का टैटू साफ दिखाई दे रहा था। उधर जॉन जब जागा तो सीधे लाइब्रेरी गया। वो वेयरवुल्फ और पुरानी रहस्यमय हत्या की कहानियों की खोज करने लगा। उसे पता चला कि पुराने समय में भी ऐसी घटनाएं हुई थीं, जहां औरतों की लाशें इसी तरह मिली थीं। रात भर पढ़ते पढ़ते जॉन को मरे हुए लोगों के डरावने भ्रम होने लगे और तभी लाइब्रेरियन की आवाज से उसकी नींद अचानक टूट गई। अगले दिन पुलिस लिज के ऑफिस की जांच में पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि जिस अजनबी आदमी ने लिज से मुलाकात की थी, उसने उसे फोन भी किया था। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो लिज में दिलचस्पी रखता था। पुलिस ने उस कॉल को ट्रेस किया और उस नंबर के जरिए उस फोन तक पहुंची जहां से कॉल की गई थी। लेकिन जब पता चला कि वो एक पब्लिक फोन था, तो पूरी उम्मीद पर पानी फिर गया। जैसे किसी ने बड़ी चालाकी से हर सुराग को मिटा दिया। कातिल की कोई पहचान न मिल पाने और बढ़ते डर के माहौल के कारण अब पूरे टाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस वालों को आदेश मिला कि वे पूरी स्नो हॉलों में रात भर राउंड लगाएं और हर कोने पर नजर रखें। शेरिफ हेडली ने टीम को समझाया, आज रात पूरा चांद है, कातिल जरूर बाहर निकलेगा, सब लोग सावधान रहना। टीम के रवाना होने के बाद अचानक हेडली की तबीयत बिगड़ने लगी। जॉन ने तुरंत डॉक्टर बुलाने की बात की, लेकिन शेरिफ ने हाथ उठाकर कहा, मैं ठीक हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जॉन ने गंभीर स्वर में कहा, पापा आपकी सेहत खराब है, इतना खतरा मत लीजिए। काफी मनाने के बाद आखिर में हेडली मान गया और जॉन को अकेले जाने दिया। जाते जाते जॉन ने पुलिस के ऑफिसर को निर्देश दिया, शेरिफ के लिए एम्बुलेंस बुला देना, एहतियात के लिए। फिर वो कातिल की तलाश में निकल पड़ा। उधर जॉन की बेटी जेना अपनी उम्र की कई लापरवाह लड़कियों की तरह अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। अकेलापन और रोमांच उसे थोड़ा बेफिक्र कर रहा था, इसलिए उसने बॉयफ्रेंड को घर बुला लिया। बॉयफ्रेंड आया और दोनों उसकी कार में बैठकर हंसते बतियाते एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी जेना की नजर सामने पड़ी। एक बुजुर्ग औरत फोन पर बात करते हुए उन्हें देख रही थी। वो हाथ के इशारों से मानो किसी खतरे की चेतावनी दे रही थी। जेना ने हैरानी से सिर घुमाया और अचानक उसकी सांस थम गई। कार की खिड़की के उस पार एक भयानक वेयरवुल्फ खड़ा था और अगले ही पल वो जानवर गुर्राता हुआ गाड़ी पर टूट पड़ा। उसी समय जॉन को खबर मिली और वो दौड़ता हुआ मौके पर पहुंचा। उसने गोलियां चलाई और समय रहते जेना को बचा लिया। क्रीचर अंधेरे में भाग गया, लेकिन जेना घायल हो गई, जबकि उसका बॉयफ्रेंड डर के मारे वहां से भाग चुका था। गुस्से और घबराहट में जॉन ने बेटी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम घर पर क्यों नहीं थी? जेना ने भी आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, क्योंकि आप कभी मेरे पास होते ही नहीं। उसका खून बह रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे अस्पताल ले चलो। जॉन ने उसे गाड़ी में बिठाया। तभी पीछे गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन साथ ही पुलिस वालों की मदद करने के बजाय उसने पहले अपनी बेटी को अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया। कुछ देर बाद जूलिया बाकी पुलिस टीम के साथ उस जगह पहुंची और वहां उन्हें एक पुलिस ऑफिसर को मृत पाया। अस्पताल में जॉन अपनी बेटी और पिता दोनों की देखरेख में लगा रहा। वहीं उसने जेना के फोन पर नजर डाली तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी बेकार और लापरवाह चैट्स देखकर उसका गुस्सा फट पड़ा। गुस्से में भरे जॉन ने तुरंत बॉयफ्रेंड के घर का रुख किया। दरवाजा खोलते ही वो सीधे कमरे में घुसा और बॉयफ्रेंड को पकड़कर पीटने लगा। चिल्लाहट सुनकर बॉयफ्रेंड की मां दौड़ी और बेटे को बचाने के लिए जॉन की आंखों में पेपर स्प्रे मार दिया। आंखों में तेज जलन के बीच जॉन लड़खड़ाते हुए रसोई में पहुंचा। फ्रिज से दूध निकाला और चेहरे पर डालकर जलन को कुछ कम किया और फिर अस्पताल वापस पहुंचा, जहां जूलिया पहले से मौजूद थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक और दुखद खबर मिली। उसके पिता हेडली का निधन हो गया था। पिता की मौत की खबर ने जॉन को अंदर तक तोड़ दिया। वो फिर से शराब की लत में डूब गया, खुद को दुनिया से कटता हुआ महसूस करने लगा। जब जेना घर लौटी तो उसने अपने पिता को नशे में और गंदे हाल में पाया। वो सहारा देते हुए जॉन को कमरे तक ले गई। कमरे में जॉन अपने पिता की याद में टूट गया और रो पड़ा। इसी बीच रहस्यमय आदमी, जिसकी हाथ पर भेड़िए का टैटू था, कहीं अंधेरी जगह पर दिखाई दिया। उसने खुद को कुछ इंजेक्ट किया और कुछ ही समय में वो वहीं गिरकर मर गया।
अगली सुबह जूलिया ने जॉन को खबर दी कि उन्हें एक संदिग्ध लाश मिली है जिसकी शक्ल सूरत लिज के बताए हुलिये से मेल खाती है। वो लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा यही कातिल है। फिर मजाक में बोला ये केस तो इतना आसान था कि तुम्हारी बेटी भी इसे सुलझा सकती थी। ये सुनते ही जॉन का गुस्सा फट पड़ा। गुस्से और निराशा में उसने तुरंत डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया। फिर जूलिया जॉन को घर छोड़ने गई। कार में चलते हुए जॉन ने बोला आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और लगता है जैसे मेरी जिंदगी अब बस मुश्किलों में उलझ गई है। जूलिया ने सीरियस होकर उसकी ओर देखा और कहा अगर तुम सच में अपने पिता जैसा बनना चाहते हो तो खुद को उनकी तरह साबित करो और जरूरी चीजों की फिक्र करना सीखो। अब केस क्लोज हो चुका था, इसलिए वो टाउन में घूमकर सभी सबूत वापस कर रहा था। लेकिन हर जगह लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि सब उसे नापसंद कर रहे थे। इसी बीच जूलिया को पीजे का फोन आया। पीजे ने बताया कि ब्रेनी की वापस की गई चीजों में एक पुरानी बड़ी सुई जैसी चीज मिली है जो उसकी नहीं थी। जूलिया को लगा कि वे लोग कोई इंपॉर्टेंट सुराग मिस कर गए हैं और उसने तुरंत फोन काटकर वहां से चली गई। इस बीच जॉन पॉल के घर सबूत लौटाने गया। पॉल ने उसे अंदर आने को कहा और जॉन भी अंदर चला गया। पॉल ने उसे कॉफी ऑफर की और केस के बारे में पूछा। जॉन ने कहा कि असली कातिल की लाश मिल गई है और केस अब पूरी तरह क्लोज हो गया है। इसके बाद जॉन वहां से निकलने लगा, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा लगा। उसे पॉल पर शक हुआ। वो वापस लौटा और उसने पॉल को सीधे खड़े रहने को बोला। पॉल पहले हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसे देख के जॉन हैरान रह गया। पॉल की लंबाई 2 मीटर से ज्यादा थी, ठीक लिज के दिए गए बयान जैसा। लेकिन तभी पॉल ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। जॉन को अब पूरी तरह यकीन हो गया यही वही कातिल था जिसने सभी को मारा था। उसने तुरंत बैकअप कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बैकअप आने में देर होती, इसलिए जॉन ने ठान लिया कि वो अकेले ही आगे बढ़ेगा। जॉन ने साहस जुटाया और दरवाजा तोड़ दिया। घर के अंदर वो धीरे धीरे पॉल की तलाश में आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा भेड़िए की खाल का बना कॉस्ट्यूम पड़ी थी और आसपास काटने के औजार बिखरे हुए थे। अचानक पॉल पीछे से झपट पड़ा। उसने जॉन को उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर चाकू मारकर उसे बेसहारा कराया। तभी पुलिस वाले वहां पहुंच गए। ये देखकर पॉल घबरा गया और कमरे से भाग निकला। जॉन ने अपनी हिम्मत जुटाई, बंदूक उठाई और उसका पीछा करने लगा। लेकिन पॉल ने जॉन पर फिर से हमला किया और उसी समय जॉन को सच्चाई का पता चला। पॉल असल में कोई वेयरवुल्फ नहीं था। वो सिर्फ भेड़िए जैसी खाल पहनकर लोगों को डराता और मारता था। पॉल भाग खड़ा हुआ और जॉन घायल होने के बावजूद उसका पीछा करता रहा। वो पॉल को पकड़ने में सफल हुआ, लेकिन पॉल की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने फिर से जॉन को नीचे पटक दिया और कई जोरदार मुक्के मारे। जॉन अब पूरी तरह बेहोश होने ही वाला था कि तभी जूलिया सही समय पर पहुंच गई और पॉल पर गोली चलाकर उसे रोक दिया। जॉन ने दर्द और थकान के बावजूद खुद को संभाला। उसने पिस्टल निकालकर सारी गोलियां पॉल पर चला दी, जैसे उसने पहले सोचा था। इस तरह आखिरकार केस क्लोज हो गया और जॉन को भी सुकून मिल गया। सारी अफवाहों और शक के बावजूद वो सच पर कायम रहा और इसे साबित भी कर दिखाया। अब सीन बदलता है। कुछ महीने बाद दिखाया गया कि जेना अपने नए कॉलेज में पहुंच गई थी। उसे छोड़ने जूलिया और जॉन आए थे और वहीं जूलिया अब स्नो हॉलो सिटी की नई शेरिफ बन चुकी थी। जेना ने जूलिया से मिलकर अलविदा कहा और फिर अपने नए सफर की ओर बढ़ गए। जॉन, जो अब पूरी तरह ठीक हो गया था, अपनी बेटी को गले लगाकर अलविदा कहा और यूनिवर्सिटी से लौटकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।